प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को 2023 का वो मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं जहां से काफ़ी सारा प्रश्न 12th क्लास में पूछा गया था जो पिछले साल पास किए हुए हैं। अगर आप लोग इस मॉडल पेपर को नहीं देखिएगा तो फिर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जो है ना प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। बस आप लोग इस मॉडल पेपर को देख लीजिए, क्योंकि इस मॉडल पेपर से काफ़ी सारा प्रश्न जो है पिछले साल पूछा गया था जो 12th क्लास में पास किए हुए हैं। तो इस मॉडल पेपर को आप लोगों को भी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न जो है इस बार 2024 में भी भिड़ने वाला है, आने वाला है। इसीलिए जो देखेगा वो पाएगा, जो नहीं देखेगा वो खोएगा ही खोएगा। वीडियो को एकदम अंत तक देख लीजिए, और जितने सारे प्रश्न अभी मैं आप लोगों को कराऊंगा, हर एक प्रश्न को आप लोगों को नोट करना है। हर एक प्रश्न आंसर को एकदम अच्छे से याद करके रख लेना है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें आज जो है ना लगभग 35 प्रश्न है, ठीक है, 35 प्रश्न है। और जो ज्योग्राफी का है और सेट 1 है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर 2023 का जो मॉडल पेपर था जहां से प्रश्न पूछा गया था उस मॉडल पेपर को लाइए। तो आज मैं वही मॉडल पेपर को आप लोगों को बताने वाला हूं। एकदम एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद करना है, लिखना है और संग संग में रिपीट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो किसने कहा था, किसने कहा है? तो याद रखिएगा, कुमारी सैंपल ने कहा था। किसने? कुमारी सैंपल ने कहा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही उत्तर है। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें आप लोगों को बताना है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन वाला नहीं होगा। तो कौन वाला नहीं होगा? तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो है ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं पहला ऑप्शन, ठीक है, अटाकामा, यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रदेश और यहाँ पर ध्रुवीय प्रदेश, ये जो है ना, ये तीनों जो है ना ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। लेकिन यहाँ सी ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो आप लोगों को याद रखना है हर एक चीज़। आगे देखिए जो तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी होता है किसके लिए? इसके लिए उत्तरदायी होता है तो प्रवास के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि प्रवास मतलब जो मैदानी क्षेत्रों में जो रहते हैं, जो धरती में रहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ही होता है। तो आप लोगों को याद करके रखना है। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न भिड़ेगा, बस आप लोग याद करके रख लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि उन्हें भी मालूम चले कि कहाँ से इस बार जो है ज़्यादा प्रश्न आएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को शेयर कर दें। देखिए जो 4 नंबर का प्रश्न है कि सबसे कम लिंग अनुपात किस देश का है? तो देखिए सबसे कम लिंग अनुपात अगर कहा जाए कौन से देश का है, तो लाटविया देश का है। आप लोग याद रखिएगा, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही उत्तर है। देखिए 5 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में किस विद्वान ने दिया था? तो कौन से विद्वान ने दिया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। 6 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि निम्न में कौन सा रोपण कृषि नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोपण कृषि कौन वाला नहीं है। देखिए प्रश्न आप लोगों को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन रोपण कृषि के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप लोग नहीं वाला याद करके रखिए। लेकिन अभी मैं आप लोगों को और भी बता दूंगा। देखिए यहाँ प्रश्न है कि निम्न में कौन सा रोपण कृषि के अंतर्गत में नहीं आता है? तो देखिए गेहूं जो है ना ये रोपण कृषि के अंतर्गत में नहीं आता है। लेकिन यहाँ जो कॉफी है रोपण कृषि है, यहाँ पर गन्ना जो है रोपण कृषि है, रबड़ जो है ये भी रोपण कृषि है। आप लोगों को याद रखना है, दोनों तरह से प्रश्न पूछेगा तो दोनों तरह से आप लोग जवाब दे पाएंगे, ठीक है। देखिए 7 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्न में किस में उच्चतम साक्षरता दर जो है
वो पाया जाता है। किसमें? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप में। किसमें? लक्षद्वीप में। ठीक है। देखिए 8 नंबर का जो प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था, ये बताना है कि 2011 में जिस समय जनगणना हुआ था भारत में, तो उस समय अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, बी ऑप्शन होगा, मतलब 121.01 करोड़ था उस समय 2011 के अनुसार में। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 9 नंबर का जो प्रश्न है कि नई जो औद्योगिक नीति है तो उसकी घोषणा कब किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नई उद्योग नीति की घोषणा कब किया गया है। तो देखिए 1991 में किया गया था। कितना में? 1991 में किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। देखिए 10 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है जगह का नाम है, और देखिए बताना है कि कौन सा ऐसा जो जगह है वो नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो देखिए भोपाल जो है ना, ये नदी के तट पर नहीं बना हुआ है, लेकिन देखिए नदी के तट पर कोलकाता स्थित है, आगरा स्थित है, पटना स्थित है। ठीक है, तो इसका इस तरह से आंसर आप लोग याद रखेगा। 10 नंबर का आंसर सी बिल्कुल भी करेक्ट होगा। देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, देखिए आप लोग अच्छे से अगर देख रहे हैं, ठीक है, हर एक चीज को अच्छे से अगर आप लोग सुन रहे हैं तो एक भी प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, डाउट नहीं रहेगा। बस आप लोग अच्छे से देखिए, इसी में फोकस करिए। ठीक है, कितना मिनट का वीडियो है, बस एक थोड़ा तो टाइम ही लगेगा, आप लोग देखिए और फोकस करिए, हर एक चीज़ याद हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए 11 नंबर का प्रश्न है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें बोई जाती है। तो देखिए शुष्क कृषि में कौन सी फसल जो है वो बोई नहीं जाती है। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर होगा गन्ना। गन्ना जो है ना वो शुष्क कृषि के अंतर्गत में बिल्कुल भी नहीं बोई जाती है, प्रश्न के अनुसार आप लोग याद करके रखें। देखिए 12 नंबर का जो प्रश्न है ना कि भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किस राज्य में है। तो सिंधु वाला नदी है। ठीक है, मतलब भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किस में है, तो सिंधु नदी में है। देखिए पहला ऑप्शन सही था। 13 नंबर का प्रश्न है कि हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है, तो महानदी में बनाई गई है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 14 नंबर का जो प्रश्न है कि वर्ष 2011 के अनुसार में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा जगह था। तो कौन सा जगह था, तो याद रखना है पुणे होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 15 नंबर का प्रश्न है कि चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति को क्या कहा जाता है। तो देखिए चलवासी पशुचारण जो करने वाले लोग होते हैं, जो जनजाति होते हैं, तो उसे जो है ना उसे मसाई के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही उत्तर होगा। 16 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो कहाँ पर, तो मैदानी में, मतलब मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो है ना जनसंख्या केंद्रित होता है, वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं होता है, पठार में भी नहीं होता है और मरुस्थल में भी नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद करके रख लीजिएगा। देखिए 17 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में मतलब निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। ठीक है, निम्न किया है तो किसने किया है, तो याद रखिएगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास ने। देखिए पहला ऑप्शन ही इसका बिल्कुल भी सही उत्तर है। आगे देख सकते हैं जो 18 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। तो देखिए उच्च मानव विकास वाला देश कौन वाला होगा, तो नॉर्वे होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है। देखिए 19 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो कहाँ पर नहीं किया जाता है, तो अमेजन क्षेत्र में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना था। तो उस समय जो है ना 382 था। बिल्कुल भी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है।
आगे देखिए जो 21 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या फिर अनुकूल कारक है। इसमें देखिए काफी सारे ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर होगा रोजगार के अवसर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। 22 नंबर का जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उस समय में था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 131वां था। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। देखिए 23 नंबर का जो प्रश्न है कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं। तो देखिए पंखा प्रतिरूपी का होता है, मतलब पंखा प्रतिरूप का होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसी को फैन पैटर्न भी कहा जाता है। आगे देखिए जो 24 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत, क्योंकि पूछा गया प्रश्न है, आ सकता है इस बार भी, तो याद करके आप लोग रख लीजिएगा। आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा होती है, तो कम से कम अगर कहा जाए, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, राइट आंसर होगा 75 सेंटीमीटर से अधिक होगा। मतलब सी ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, आप लोग बिल्कुल टिक लगा लीजिए। आगे देखिए जो 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग भौम जल संसाधन जो है वहाँ पर उपलब्ध है। तो याद रखना है गंगा नदी ही होगा। ठीक है, गंगा नदी ही होगा, क्योंकि गंगा नदी में ही अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है ना मतलब सबसे ज़्यादा जो है ना भौम जल वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है। देखिए 26 नंबर का प्रश्न है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था। तो सबसे पहले डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। मतलब इसका सी ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल भी एकदम सही उत्तर है। 27 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दिया गया था। कौन से वर्ष को दिया गया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 1921 होगा। जो डी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर है। आगे देखिए जो 28 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम खेती यानी कि झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 29 नंबर का प्रश्न है कि दो देशों के मध्य में व्यापार क्या कहलाता है। तो देखिए दो देश के बीच में जो व्यापार होता है उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही उत्तर है। आगे देखिए जो 30 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि कोची पतन अवस्थित है। कहाँ पर कोची पतन कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिए केरल में अवस्थित है। कहाँ पर केरल में। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि विश्व का व्यवस्थम समुद्री मार्ग कौन सा है। विश्व का व्यवस्थम अगर कहा जाए समुद्री मार्ग जो है कौन सा है। तो याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग होगा। मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट उत्तर होगा। आगे देखिए जो 32 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है, नहीं जानते हैं, चलिए याद करके रख लीजिए। देखिए पनामा नहर जो है ना प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। मतलब यहाँ जो बी ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। ठीक है, टिक लगाइए, याद करके रखिए, साथ में रिपीट भी कर लीजिए ताकि बिल्कुल ना छूटे। देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 33 नंबर का कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है। कौन से देश में है। तो रूस देश में। ठीक है, आगे देखिए जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 34 नंबर का जो प्रश्न है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो किसे जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा। तो देखिए पूर्व पश्चिम जो गलियारा है किसको जोड़ने का काम करता है। तो सिलचर को, और वो सिलचर को पोरबंदर से। ठीक है, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने का काम करता है। मतलब बी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही उत्तर है। देखिए आगे जो यहाँ पर है
35 नंबर का प्रश्न और यह बिल्कुल भी इस मॉडल पेपर का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इसलिए याद करके आप लोग हर एक प्रश्न को रख लीजिए। देखिए प्रश्न क्या है कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, तो किया गया है, तो क्यों किया गया है, क्यों किया गया था, सूती वस्त्र का जो कारखाना स्थापित किया गया था क्यों किया गया था। तो देखिए मुंबई एक पतन है इसलिए, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था इसलिए, और यहाँ पर देख सकते हैं कि संस्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र है इसीलिए। मतलब इनमें से सब जो है ना बिल्कुल भी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को याद करके रख लीजिए। अभी मैंने आप लोगों को 35 प्रश्न बिल्कुल भी आसान तरीके से सॉल्व करा दिया है। अगर इतना प्रश्न में से आप लोगों को कोई ऐसा प्रश्न है जो आप लोगों को ना समझ में आया है, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये नंबर का जो प्रश्न है ये मुझे समझ में नहीं आया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से और बेहतर तरीके से समझा सकूं, ठीक है। और आप लोगों को कोई ऐसा दूसरा मॉडल पेपर है जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगता है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम लोगों को करा दीजिए, तो उसका भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आज का आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।